आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस का, जो दूसरा टॉपिक है वो है वेक्टर इंटीग्रल है। अब वेक्टर इंटीग्रल की भी तीन टाइप्स होती हैं। लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। आज के लेक्चर में हमने कवर क्या करना है, हमने क्या कवर करना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर इंटीग्रल, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल और उसका सॉल्यूशन पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो लाइन इंटीग्रल है वो और उसकी एप्लीकेशन होती है, हमने ये देखना है। सबसे पहले तो हमने सबसे पहले तो लाइन इंटीग्रल, असल में लाइन इंटीग्रल होता क्या है। बेसिकली लाइन इंटीग्रल इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लाइन इंटीग्रल क्या है, आपका एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कंटिन्यूस है अलोंग द कर्व सी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज डिफाइंड एज। और हमेशा याद रखिएगा जो लाइन इंटीग्रल है हमेशा वो एक पॉइंट से कर्व के दूसरे पॉइंट तक, ये आपकी कर्व है, कोई सी भी कर्व हो सकती है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिफाइन है वो क्या है, एफ डॉट डी आर की फॉर्मूले में। अब आर क्या है आपका, एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर फॉर्म में, और क्योंकि ये डेरिवेटिव है डी आर है तो ये डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के हो जाएगा। अब ये एफ डॉट डी आर है क्या, एक्चुअली आपने फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा कि एफ डॉट डी आर जो है आपका वो फॉर्मूला है किसका, वर्क डन का। ये कहाँ एप्लीकेशन यूज होती है, अगर फोर्स को अप्लाई किया जाए एक पार्टिकल पे जो मूव हो रहा है अलोंग ए टू बी, द टोटल वर्क डन बाय एफ ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है जो हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, एफ डॉट डी आर से निकालते हैं। अगर यही चीज पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, यही चीज पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगी तो हम निकालेंगे x इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल्स टू वाई ऑफ टी और z इक्वल्स टू जेड ऑफ टी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगा हमने x की जगह t लिखना है, y की जगह भी t लिखना है और z की जगह भी t लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लोज देन लाइन इंटीग्रल इज डिफाइंड। अगर कोई एक क्लोज, आपने देखा भी होगा ये क्लोज इंटीग्रल है, यानी कि लाइन इंटीग्रल में क्लोज है, ये जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह इंटीग्रेशन होगी और इस तरह के इसमें सर्कल बना होगा, इसको कहते हैं ये क्लोज इंटीग्रल है। इसमें आपका सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी, यानी कि जितने भी आपकी क्लोज कर्व होंगी वो आपकी कहलाएंगी क्लोज इंटीग्रल कहलाएंगी। अब लाइन इंटीग्रल की आगे दो टाइप हैं, एक में आ जाएगा एफ क्रॉस डी आर जिस तरह हम कर्ल में पढ़ते हैं, और एक स्मॉल एफ में आ जाएगा एफ डी आर। उसके बाद आएगा सर्कुलेशन, यानी कि ये और किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। अगर एफ जो है आपका वेक्टर फंक्शन जो है वो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल को रिप्रेजेंट करे तो एफ डॉट डी आर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और हम याद रखिएगा ये लिखा भी हुआ है एफ डॉट डी आर जो होता है आपका वो क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रोटेशनल है। एक बार फिर से जरा इसको रिवाइज करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे आज। जो आज का टॉपिक है ना बेसिकली वो है लाइन इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस के दूसरा ये टॉपिक है। और इसमें हमें ये देखना है, वेक्टर इंटीग्रल में तीन इंटीग्रल होते हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। आज जो हम करेंगे वो लाइन इंटीग्रल करेंगे। ये लाइन इंटीग्रल है, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो एक कर्व से होता है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी, और ये डिफाइन है एफ डॉट डी आर में। इंटीग्रेशन के साथ ये कर्व है, ये हमेशा कर्व के साथ होगा। डी आर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये किसकी इक्वल है, डी आर इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। इसकी एप्लीकेशन बता
ये नीचे लिखी हुई है कि एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन कहाँ यूज होगी। तो इफ अ फोर्स, इफ एफ इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल मूविंग, कोई सी भी फोर्स एक पार्टिकल से अप्लाई की जाती है यहां से लेके यहां तक, जो उसका वर्क डन होगा वो हम किससे निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल से निकालते हैं। अब अगर ये चीज आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में मिलती है अलोंग द कर्व, तो जो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू होंगी वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, टी की फॉर्म में आ जाएंगी। और ये चीज अगर लाइन इंटीग्रेशन क्लोज में आ जाए, तो लाइन इंटीग्रल क्लोज में आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होगा, इसका फार्मूला ये लिखा भी हुआ है एफ डॉट डी आर, ये इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल सा बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये क्लोज इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल में क्लोज है, इसकी सर्कल है और ये स्क्वायर की मैंने एग्जांपल दी भी हुई है। लाइन इंटीग्रेशन की अदर टू टाइप के हैं, एफ क्रॉस डी आर और एफ डॉट डी आर है। उसके बाद ये एफ डॉट डी आर एक तो वर्क डन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अलावा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा ये सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर एफ इज द फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हो, तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, उसकी सर्कुलेशन हो जाएगी। और एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो, तो एफ एस क्या हो जाएगा आपका, वो रोटेशनल हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। इफ एफ इक्वल्स टू 5 एक वेक्टर के वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर आई प्लस 2y माइनस 4x j, evaluate f dot dr along the curve in xy plane y equals to x cube from the point भी दिए हुए। अच्छा, इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, आपको लाइन इंटीग्रल वर्क डन भी हो सकता है, तो लाइन इंटीग्रल फाइंड करो, वर्क डन निकालो या सर्कुलेशन निकालो। तो तीनों के जो आपने करना है, ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले तो मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, एफ की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये मैंने यहाँ लिख दी। और उसके बाद डी एक्स आई की वैल्यू किसकी इक्वल है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डी आर की वैल्यू। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आपने यूज करना है डॉट प्रोडक्ट। आपने डी एक्स आई की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई जब आप इससे करवाओगे, डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5xy माइनस 6x स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 4x डी वाई। क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन, उसने खुद बोला हुआ है कोई सा भी एक जो आपका वैल्यू होगी y की, उसको हमने कन्वर्ट करना है x, उसने खुद दिया हुआ है, मैंने y की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x में। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जहां जहां y की वैल्यू होगी वहां वहां मैं उसकी जगह x क्यूब लिख दूंगा। इधर y किसके इक्वल है, x क्यूब के, y की जगह x क्यूब लिखेंगे आप। ये मैं नोटेशन में आया, अब यहाँ पे जब मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, इन इक्वेशन नंबर आप इसको 1 भी बना सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप जब पुट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ जाएगा, y की जगह ये पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x5 माइनस 12x क्यूब, ये आफ्टर पुट करने के बाद। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे dy है, तो y इक्वल्स टू, ये ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे dy की जगह क्या चाहिए, dx चाहिए। जब मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर dx। अब ये सारी वैल्यू को जब मैंने अरेंज करके सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 5x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x5 माइनस 12x क्यूब dx। फिर मैंने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, वो बहुत आसान सी। अच्छा, अब आपने क्या चूज करना है, इसके पॉइंट चूज करने। क्योंकि मैंने x में रह के काम कर रहा हूं ना, तो आपने क्या चूज करना है, पहला पॉइंट 1 और यहाँ से दूसरा पॉइंट 2। क्योंकि हम x में रह के काम कर रहे हैं, जो लिमिट आपकी पूरी कन्वर्ट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x में हो जाएगी। अब जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की
तो इंटीग्रेशन में देखिए ये हो जाएगी 5x5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 6x3, तो 3 2 6 और यहाँ से 6 6 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4 3 12। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। दोबारा से एक बार देखिएगा इसी क्वेश्चन को ही। क्वेश्चन ये है आपका कि आपने क्या मालूम करना है, आपने लाइन इंटीग्रल मालूम करना है। ये रहा, अगर f की वैल्यू f ऑफ एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर आई है और 2y माइनस 4x j आपने एवलुएट करना है f डॉट dr। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल भी पूछ सकते हैं, एवलुएट लाइन इंटीग्रल, एवलुएट वर्क डन, एवलुएट सर्कुलेशन अलोंग द कर्व c इन xy प्लेन। यहाँ पे जो दूसरा प्लेन होगा हमेशा आपको गिवन होगा, क्योंकि आप वैसे इंटीग्रेशन नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्योंकि एक वैल्यू को दूसरी में कन्वर्ट करके करेंगे। तो फ्रॉम द पॉइंट दिए हुए हैं 1 1 2 से लेके 2 2 8 तक, बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, उसका हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है एफ डॉट डी आर कर्व के साथ फ्रॉम ए टू बी, जिस तरह होती है। उसके बाद आपने एफ की वैल्यू पुट करनी है और डी आर की वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है एफ की वैल्यू किसकी इक्वल है और डी आर की, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वैल्यूज के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, डी एक्स की वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह डी वाई को इस पूरी वाली वैल्यू जे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, तो जब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5xy माइनस 6x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y माइनस 4x dy। उसके बाद इन एक्स वाई प्लेन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो गिवन है। आपने f की वैल्यू और dx की वैल्यू इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाना है। जब आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाओगे उसके बाद जो भी आपको इसके प्लेन की वैल्यू गिवन होगी इस तरह, वो आपने पुट कर देनी है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जब आप y इक्वल्स टू एक्स क्यूब करोगे तो उसके बाद आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे y की जगह, जहां जहां y होगा यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी इन इक्वेशन नंबर, ये 1 हो जाएगी। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे सारी वैल्यूज को और उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 3x स्क्वायर dx, तो जब मैं ये डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे जो dy का ऑप्शन नजर आ रहा है, dy का, मैं यहाँ पे dy की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा 3x स्क्वायर dx और इन सारी वैल्यू को आपस में सिंप्लीफाई करवाऊंगा। फिर उसके बाद लिमिट लूंगा, लिमिट क्योंकि मैं x में रह के काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से x और यहाँ से 2, ये 1 और 2 लिमिट लेनी है, 1 से लेके 2। फिर अपर लिमिट अप्लाई करूंगा, लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा। जब मैं ये दोनों लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हमें करना है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अलॉन्ग द कर्व सी इन एक्स वाई प्लेन। दोबारा आपके पास दिया हुआ है, पॉइंट भी दिए हुए हैं, 0 1 0 से इतने हमें जाना है। अब आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, एफ की वैल्यू है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ऑलरेडी एफ की वैल्यू दी हुई है और डी आर आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई जिस तरह एफ डॉट डी आर हम करते थे वो नहीं स्टेप करना। अब आपने डायरेक्ट एक जो आपके पास प्लेन की वैल्यू है, किसी भी एक वैल्यू को एक्स की वैल्यू को या वाई की वैल्यू को आपने निकाल के
दूसरी वैल्यू को पुट करना होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली है, x की। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ जहां मेरी x की वैल्यू होगी वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस वाई, और इसको डिफ्रेंशिएट करवा दूंगा इसी वाली वैल्यू को, dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस dy। और पॉइंट मेरे क्या है, क्योंकि मेरे पास सब वाई वाई आ गया तो मेरे पास वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। अब इसी तरह ही जब 1 से 0 हो जाएगी तो आपने आपने अपनी लिमिट को भी चेंज कर लिया, आपने अपने जो वैल्यू है वो भी पुट करने के बाद चेंज कर लीजिए। देखें वाई स्क्वायर माइनस डी वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y dy सिंप्लीफाई करने के बाद, और ये आ जाएगा 1 से लेके 0 dy। तो क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा, मैंने बताया भी था अगर जिस एफ डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल में 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रोटेशनल हो जाएगा। ये काफी सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। ये नीचे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको हिंट भी दी हुई है कि ये काम कैसे करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ f equals to 3xyi minus y square j evaluate f dot dr करना है, कर्व आपके पास गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है f dot dr की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास माइनस वही सिंपल से है जिसको जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन का लिख लीजिएगा y equals to x square इन xy प्लेन, ये कन्वर्जन है। तो आपने क्या करना है ये देख लीजिएगा, y equals to x square, तो किसी को भी एक्स स्क्वायर को वाई में पुट कर सकते हैं, या वाई की वैल्यू जहां जहां होगी वहां एक्स स्क्वायर पुट करके इसकी लिमिट ले लीजिएगा 0 और 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7/6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फाइंड आपने करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई। ये एफ डॉट डी आर पहले से हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना। along the curve c square, इस बार जो आपके पास कर्व है वो क्या है, कर्व एक स्क्वायर की फॉर्म में है, ये स्क्वायर है इसकी फॉर्म में, ये पूरी आपकी कर्व है, इसमें फॉर्म दी हुई है, और उसकी लाइन की जो लिमिट है या दी लाइन की जो लिमिट है वो दी हुई है +-1 y इक्वल्स टू +-1। ये ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आपने क्या करना है, पहले तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कमेंट कमेंट, अरे आप आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 1, मेरा x इक्वल्स टू 1 कहाँ आएगा, अगर यहाँ पे 0 है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 0 है, अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊं यहाँ पे 1 2 3 4 5 आगे तक वैल्यू होंगी, तो ये अलोंग यानी कि किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, तो मैं ये y की ये वैल्यू वैल्यू करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, x इक्वल्स टू 1 के। ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया भी हुआ है। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट के लिए काम करूंगा तो नेक्स्ट में देखिएगा लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -1, तो जब -1 आएगा तो -1 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, ये इस साइड पे, ध्यान से देखिएगा, ये x इक्वल्स टू प्लस का 1 है, ये x इक्वल्स टू माइनस का 1 है, ये दो वैल्यू तो हो गई। अब y इक्वल्स टू प्लस का 1, तो प्लस का 1 y यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, तो ये अलोंग पैरेलल किसके चलेगा, x एक्सिस की, और ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी y इक्वल्स टू प्लस का 1, क्योंकि ऊपर की तरफ जो होता है y एक्सिस पॉजिटिव होता है, इसी तरह y एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने ले लिया, आपने ये कहना है कि ये A है हमारा पॉइंट, ये B है, ये आपका C है, और ये आपका D है। ध्यान से देखिएगा,
आपने क्या करना होगा, क्योंकि ये आपकी y की लिमिट है, क्योंकि हमने x y पे रह के काम करना होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो पिछली वाली वैल्यू है a की वैल्यू को पिछली वाली वैल्यू से लेना है, यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, a की पहली वैल्यू क्या है, a 1, और यहाँ से पीछे वाली वैल्यू लेनी है -1, ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा। इस तरह मेरे पास b पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 तो पहले से ही था यहाँ पे, ये y की वैल्यू का, और एक 1 ये इसकी जो पीछे वैल्यू है ये वाली, इसको आपने लेना है। जब इन दोनों को लोगे तो ये आपकी क्या वैल्यू बन जाएगी, b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1 हो जाएगा। इसी तरह आपने c लेना है, तो c की वैल्यू कैसे लेंगे, हमारे पास जो c की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, -1, यानी कि जो पीछे वैल्यू होती है उसको आगे की वैल्यू से हम लेंगे। तो हमारे पास पीछे की वैल्यू क्या है, -1, ये नेगेटिव वाली, और यहाँ की y की वैल्यू क्या है, 1। इसी तरह जो लास्ट वैल्यू होगी -1 और -1, इन दोनों को लेंगे। ये आफ्टर 40 मिनट्स क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। अभी इसमें कुछ मसले होंगे, आफ्टर 40 मिनट्स इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। अच्छा आगे देखें, ये आपने पॉइंट्स निकालने के बाद आपने क्या करना होगा, इसको अलोंग ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, जिसके क्वेश्चन है आप हैंड रेस कर दीजिएगा, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। ए टू बी, फिर बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए हो जाएगा। अगर हम अलोंग ए बी से चलें तो मेरा अलोंग ए बी क्या है, -1 से 1 है, यानी कि y की वैल्यू से 1, -1 से 1 है। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, कहाँ गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे जब मैं वैल्यू अपनी पुट करूंगा किसकी जगह, यानी कि अगर x इक्वल्स टू 1 होगा तो जब मैं x का डेरिवेटिव करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का क्या हो जाएगा, -1 to 1। तो मैंने क्या पुट करना है, ये ध्यान से देखिएगा, जहां मेरा x आएगा मैं 1 पुट करूंगा, जहां मेरा dx आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। जो मेरी लिमिट आएगी वो मेरी लिमिट क्या आ जाएगी, -1 से 1 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, ये ध्यान से देखिएगा। दोनों मेथड इस तरह होंगे कि आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट किया हुआ है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने dy को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि ये इवन इंटीग्रेशन है, इवन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज ये होती है कि आप उसकी लिमिट को चेंज कर सकते हो। अगर वो -1 से 1 है और इवन के साथ है, जिस तरह वाई स्क्वायर डी वाई ये इवन के साथ है, तो मैंने उसको किस तरह लिख लिया, ये पूरी लिमिट ही इवन है, मैंने उसको 0 से 1 लिख लिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो आपका आंसर आएगा 8/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, डी वाई को वाई स्क्वायर के साथ, फिर 1 बाय 1 करेंगे करेंगे तब भी आपका आंसर जो आएगा वो किसके साथ आएगा, 8/3 ही आएगा। अब हम चलेंगे किसके साथ, अब हम चलेंगे अलोंग ए बी हो गया बी सी के साथ। बी सी पे आपने देखा होगा, अगर ए पे x इक्वल्स टू 1 था तो बी पे जो y की वैल्यू थी वो क्या थी, हमारी 1 थी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव y का क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब x के रिस्पेक्ट यानी कि x की वैल्यू कैसे चेंज होगी, 1 टू -1, जो आपकी लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 टू -1 लिमिट आ जाएगी। तो जहां मेरा y की वैल्यू 1 आएगी, y होगा वो 1 पुट करूंगा, जहां मेरा dy होगा मैं इज इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा, और लिमिट x की जगह -1 टू 1 रखूंगा। ये देखेंगे मैंने सारा किया भी हुआ है, क्योंकि मैंने y की वैल्यू 1 थी तो पुट की, और dy की 0 थी। -1 से 1 -2 x स्क्वायर dx, -1 से 1 x dx। अब जो नीचे मैंने इसको पूरा
आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -2/3। ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह ही अलोंग सी डी, जब आप अलोंग सी डी पे जाएंगे तो क्योंकि वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो जब वो नेगेटिव होती है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा वो जीरो हो जाएगा। जब उसकी लिमिट चेंज होगी तो वो लिमिट क्या होगी, y की वैल्यू, क्योंकि x -1 है तो उसकी जो लिमिट आएगी पिछली वाली वैल्यू से हम लेंगे तो 1 to -1 आएगा। अब जहाँ x की वैल्यू होगी वो -1 होगा, जहाँ डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। अब ये सारी वैल्यू रखेंगे, इसको जिस तरह ऊपर सिंप्लीफाई हुआ है वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा। लास्ट जो है वो हमारा है अलोंग डी ए, वो है -1 और डी वाई जीरो। तो डेरिवेटिव करेंगे। अब जहां मेरा y की वैल्यू है -1, डी वाई जीरो, और जो लिमिट है x की वो कितनी हो जाएगी, -1 to 1 आ जाएगी। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2/3, जितना भी हमने वैल्यू निकाली ना इस जगह आपने पुट करनी है, 8/3 -2/3 -8/3 + 2/3, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल, ऑल वैल्यूज जितनी भी है वो क्या हो रही है, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो रही है जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोज पाथ है, क्लोज्ड कर्व है अलोंग, वो किसके इक्वल हो रही है, जीरो के। चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर वो क्लोज है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं। अब नीचे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है। मैंने आपको ये भी असाइनमेंट एज ले लीजिएगा। जब हम एलएमएस में डालूंगा तो ये एज असाइनमेंट भी होगा। एवलुएट क्या करना है, एफ डॉट डी आर को आपने एवलुएट करना है, वेयर f equals to x square plus y square I minus 2xyj, it is the rectangular in the xy plane bounded by x equals to 0 to x equals to a, y equals to b to y equals to 0। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया था, पहली एक वैल्यू है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो वो कहाँ आ जाएगी आपकी, बिल्कुल ओरिजिन पे। देखो मैंने उसको स्टार्ट भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिन पे है, 0 0 है। उसके बाद लिखा हुआ है a0, तो अलोंग y एक्सिस a मेरा कहाँ आएगा, अलोंग y एक्सिस आएगा। जिस तरह हम x इक्वल टू 1 to 3 करते हैं, a इज द नंबर, यहाँ पे 1 2 3 समझ लें, एक ये आपकी कोई ना कोई वैल्यू है। अब इसी तरह ही b जो है अलोंग y एक्सिस y इक्वल्स टू b हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यू लेनी है। जब मैं इसकी वैल्यू लूंगा तो आप देखिएगा मैं किस तरह लूंगा, यहाँ पे पहले पिछली वैल्यू से जब हम लेंगे वैल्यू तो वो हो जाएगा a0, फर्स्ट वैल्यू होगी a की। जब मैं b की लूंगा तो पिछली वैल्यू से लेंगे तो ये b हो जाएगी। जब मैं लास्ट वैल्यू लूंगा तो x की वैल्यू 0 है तो ये 0b हो जाएगी। अब हम इसके ये देखें, ये सारा अगर आपने वैल्यू ले ली एक बार, ये आपने जिस तरह भी आपने बनाना चाहे बना लीजिएगा। ये आपके पास एक फिगर ड्रॉ हुई है, तो आपने क्या करना है, ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, फिर सी से लेके ओ, फिर उसके बाद ओ से लेके ए नहीं जाना। पहले आपने ए से लेके बी चले जाइएगा, फिर बी से लेके सी, फिर सी से लेके ओ, ये काम करने हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, ये आपको डायग्राम बना के दे दिए मैंने, एक फिगर बनी हुई है, आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन। अब फाइंड क्या करना है, अब फाइंड, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ये इसमें कोई आपके पास फिगर नहीं है, इसमें थोड़ी सी आप
देखिएगा लॉजिक है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड f इक्वल्स टू 3x² प्लस 6y और i की वैल्यू है माइनस 14yzj प्लस 20x² xz² के line integral 0 to 1 along path 0 to 100 from to 110 and from to 11 along the curve C rectangle formed। इसमें आपको वैल्यू नहीं दी, ये ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। पहले लिखा हुआ है 0 to 11, ये देखें ये आपका 0 आ जाएगा, और ये जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। फिर आपने उसने क्या दिया हुआ है, ये जो 0 है अलोंग पाथ 0 वो किसको आगे कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ 100 की तरफ जाएगा। यानी कि मैं इसको आगे ले जाऊं 10 को तो वो कहाँ जाएगा, रेक्टेंगल है, उसने ये भी कहा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 आ जाएगा। उसने फिर क्या कहा है कि जो आपका along path 0 to 100 हो गया, from to 110 and from 11। आपने देखा होगा लास्ट है हमारा जो रह जाएगा 11, तो 11 से किसको कनेक्ट करना है 110 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को आपने जो कनेक्ट करना होगा वो 110 को कनेक्ट करना होगा। मैंने नीचे एक फिगर बनाई हुई है और लास्ट वैल्यू जो है वो इस तरह हो जाएगी। फिर आप जब ये कर लेंगे इसका जो सॉल्यूशन है वो काफी इजी हो जाएगा, ये मैंने नीचे दिया भी हुआ है, आप इसको इजीली सॉल्व कर भी सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से, ये सब आपने ये जाना है, ये नीचे लिखा भी हुआ है। पहले आप जब ए से लेके बी जाएंगे, ये देखें ध्यान से देखिएगा, जब मैं ए से लेके बी जाऊंगा ध्यान देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे मैं कितनी डायमेंशन में हूँ, 3 में, एक्स वाई जेड। मैं तीनों को लेके नहीं चलूंगा, तीनों को एक साथ नहीं लूंगा। देखो मेरे पास यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। ये पहली वैल्यू, जिस तरह इस पे एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, एक्स की। ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, वेरी हो रही है। एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, यहाँ पे भी वाई 0, जेड 0। तो जो अदर टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अलोंग एक भी एक्स 0 to 11, वाई 0, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, जेड भी क्या हो जाएगा 0। ये और सिंपल हो जाएगा, आपने y और z की जगह 0 पुट करो और x की जगह वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेट कर लो। सिर्फ ये हिंट के लिए दिया हुआ है, आपने इसको कैलकुलेट खुद करना होगा। ये बच्चे जितनी भी टर्म्स हैं, अगर आपको कुछ पूछना होगा फिर बाद में हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा, लेकिन ये काफी इजी सा है। फिगर आपकी बनी हुई है, पहले ए से लेके बी जाएंगे, फिर बी से लेके सी जाएंगे, फिर सी से लेके ए जाएंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर नीचे एक पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क परफॉर्म्ड अगेंस्ट एफ इन मूविंग अ पार्टिकल पी। पी का पार्टिकल पॉइंट कहां से कहां तक है, 0 से लेके कहां तक है 481 अलोंग पाथ। पाथ उसने दिया हुआ है आर टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब और टी है इन मीटर्स में, और इसकी लिमिट क्या है 1 लेस देन एन इक्वल्स टू टी, टी लेस देन एन इक्वल टू 2। मैंने आपको कहा भी था जब भी पैरामेट्रिक आएगा तो जो भी आपका एक्स वाई जेड होगा आपने उसको किसके इक्वल लेना होगा, टी के। तो मैं जो यहाँ की टी की वैल्यू होगी वो किसके अंदर पुट कर दूंगा, एक्स वाई जेड के अंदर पुट कर लो। जब मैंने पुट की तो वो खुद किस में बन जाएगा, जिस तरह मैंने वहां पे पीछे लिखा हुआ था एक्स ऑफ टी में लिखा हुआ था, इसका मतलब ये हुआ, ये जिस तरह पीछे लिखा हुआ था शुरू में पैरामेट्रिक के लिए एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर ऑफ टी। तो आर ऑफ टी के लिए मैं इसको कहाँ पुट करूंगा, एफ के अंदर पुट करूंगा। जब मैं इसको एफ के अंदर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एफ आर ऑफ
टी बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद f हमारे पास आ जाएगा t4 माइनस टी और माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद r को आप डिफरेंशिएट करोगे, जब डिफरेंट, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन करना है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी आर के इक्वल होता है। जब मैं एफ डॉट डी आर की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, वर्क डन करने के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, टी फोर टू टी से, थ्री टी स्क्वायर को माइनस टी से और वन को माइनस टी से और डी टी कर लिया। उसके बाद जिस तरह हम करते थे एफ डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल की तरह, फिर आपने वैसे ही लाइन इंटीग्रल में इसकी जो वैल्यू है उसको पुट कर लेना है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन इस शो को कर रहा है, वो अगेंस्ट द फोर्स है, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। अब आपकी लिमिट तो दी हुई है टी की 1 से लेके 2, वैल्यू भी दी हुई है, आपने इसको पुट करना है और इंटीग्रेट करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 89/12 आ जाएगा। आगे चलें, इसी तरह एक आंसर है टी की फॉर्म में है, ये आसान सा है, आपने एवलुएट करना है एफ क्रॉस डी आर, ध्यान से देखिएगा, एफ क्रॉस डी आर, अब क्रॉस आ गया ना, एफ और हमारे पास जो डी आर की वैल्यू होगी उनके बिटवीन आपने क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना है, ये बात आपने याद रखनी है। हमारे पास एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, ये आपकी एफ की वैल्यू है, और डी आर हमारे पास क्या होता है, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको क्रॉस करवाना है किससे, एफ की वैल्यू से। जब आप इसको एफ की वैल्यू से क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, डिटर्मिनेट की फॉर्म में आ जाएगा, आई जे के डी एक्स डी वाई डी जेड, यहाँ पे डी जेड आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा टू वाई, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जेड, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। फिर आप इसका डिटर्मिनेट निकालोगे, क्योंकि वो टी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने वैल्यू जितनी भी है एक्स वाई जेड की तरह वो वैल्यू क्या रखनी है, कॉस टी, साइन टी और टू कॉस टी, ये सब दिया हुआ है, लिमिट भी दी हुई है, नीचे आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आपने जो यूज करना है वो आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये इसके इतने क्वेश्चन हो गए। अभी आगे चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड एक क्या होता है, देखो आपके पास वेक्टर की फॉर्म में दो वैल्यूज गिवन होंगी, ओपन होती हैं और सिंपली कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी भी हुई है, ये सिंपली कनेक्टेड है, ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये सर्कल, ये इनमें होल है, जब होल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो सिंपली कनेक्टेड नहीं होती। रीजन, डोमेन, डोमेन जो है वो आपका, ये याद रखें, ये एक्स वाई भी हो सकता है, ये इसकी ये वाली रीजन, ये जो भी है इसकी रीजन हो सकती है। अगर ये चीज 3D में हो जाए तो ये कुछ ये रीजन बन जाएगी डोमेन, डोमेन इज द रीजन। if P and Q have continuous first order partial derivative in D, उसने ये कहा है कि अगर मुझे किसी चीज की सिंपली कनेक्टेड, यानी कि उसको चेक करना है कि वेदर दे आर कंजर्वेटिव और नॉट, तो आपने क्या करना है, उसको पार्शली डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट टाइम। अब ये देखें, यहाँ पे जो P के रिस्पेक्ट, P को आप Y के रिस्पेक्ट से करेंगे और Q को आप किसके रिस्पेक्ट से करेंगे,
एक्स के रिस्पेक्ट से। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो आप याद रखिएगा, इसका मतलब ये होगा कि आप जो काम कर रहे हो वो कंजर्वेटिव फील्ड ही है। दोबारा से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, चेक दैट द वेदर द फोर्स या एफ इज कंजर्वेटिव और नॉट। आपके पास जो भी पी की वैल्यू होगी आपने उसको y के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर q को x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इफ दे बोथ आर इक्वल तो दैट मीन दैट कि इसका ये होगा कि ये कंजर्वेटिव है। अगर ये नहीं है तो कंजर्वेटिव नहीं है। ये सिंपली कनेक्टेड का दिया हुआ है, ये होल की वजह से सिंपली कनेक्टेड नहीं है। और आपने इसमें क्या यूज करना है, पार्शियली डेरिवेटिव यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव। वही बात हो गई, वाई स्क्वायर कॉस एक्स आई प्लस साइन। अब ये समझ लें आपके पास ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी P, और ये क्या हो जाएगी, ये Q हो जाएगी। हमने क्या कहा था, P को किसके रिस्पेक्ट से करना है, Y के रिस्पेक्ट से, और Q को किसके रिस्पेक्ट से करना है, X के रिस्पेक्ट से। देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ डावा P और डावा Y does not equals to डावा Q अपॉन डावा X। ये नॉट कंजर्वेटिव नीचे लिखा भी हुआ, ये कंजर्वेटिव नहीं है, आपने बस चेक करना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। आपने डिटरमाइन करना है वैसे ही कि द वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव। थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी, x की वैल्यू है वही, आपने ये वैल्यू है p की, g भी लिखा हुआ है, आप p भी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये q की। आपने p को किसके रिस्पेक्ट से करना है, y के, और q को किसके रिस्पेक्ट से करना है, x के। जब मैं x के रिस्पेक्ट से करूंगा तो ये देखें, ये मेरे पास जो वैल्यू है पहले ये जाएगी ऊपर, ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, ऊपर। फिर इसके दरमियान में क्या यूज करूंगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ पार्शली डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ, तो जब मैं पार्शली डेरिवेटिव यूज करूंगा तो आपने क्या करना होगा, इसको एक वैल्यू वैल्यू पावर रूल लगाना होगा। जब आप पावर रूल यूज करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसी तरह ही ये देखो, अब ये दोनों इसमें ये कंजर्वेटिव होगा, जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपका कंजर्वेटिव हो जाएगा। क्या कर दिया? इफ द वेक्टर फील्ड, अब इसमें एक्स वाई जेड तीन है, तो तीनों को निकालने के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपने क्या करना है, एक को आप एफ ले लो या पी क्यू आर की फॉर्म में भी ले सकते हो, और उसका निकालो आई जे के, डावा पॉइंट डावा एक्स, डावा पॉइंट डावा वाई, डावा पॉइंट डावा जेड कर लो। उसके बाद ये जब आप चीजें जब आप ये करेंगे तो उसके बाद इसको, कहाँ गई पेंसिल, वैसे ही डिटर्मिनेट फॉर्म में इसको यूज करेंगे। जब आप डिटर्मिनेट फॉर्म में यूज करेंगे, यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखी हुई है कि डावा एच अपॉन डावा वाई की रिस्पेक्ट से करेंगे और डावा जी को आप डावा जेड के ही रिस्पेक्ट से करेंगे। जब
जब आप ये सब वैल्यू को जब भी 3/3 का आएगा, ये थोड़ा सा देखिएगा, जब भी 3/3 का आएगा हमेशा याद रखिएगा उसकी कंजर्वेटिव फील्ड को चेक करने के लिए आपने आई जे के को यूज करना है, डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई, डावा अपॉन डावा जेड, और जिस वैल्यू को लेना है आपने पी क्यू आर, वो वैल्यू इधर रख देनी है। उसके बाद आपने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करवाना है। अब आई जे के यूज नहीं भी कर सकते, यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है, जब आप इन वैल्यू को आपस में करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दो वैल्यू जो है आपकी कंजर्वेटिव होंगी, ये दो वैल्यू आपकी कंजर्वेटिव है, ये दो वैल्यू जो आपकी होनी चाहिए वो आपस में एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये एक जैसी हो जाएंगी, सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंजर्वेटिव है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डावा एच अपॉन डावा वाई, डावा जी अपॉन डावा जेड, तो ये यहाँ से जब आप करवाएंगे जी और एच को, आई जे के आप यूज नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। जो भी वैल्यू जो आपकी वैल्यू होगी उसको वाई के रिस्पेक्ट से करें तो ये हो जाएगा क्या, जब मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट से करवाऊंगा तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरह जो रिमेनिंग है वो भी आपने ऐसे ही करना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंजर्वेटिव बन जाएगा। ये 3/3 के लिए होगा। अगर वो 3 डायमेंशन में पूछे कंजर्वेटिव फील्ड को तो तब आपने बताना है, अदरवाइज 2 में आपने सिंपल तरीके से ही रहना होगा। इसी तरह यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग वेक्टर आर कंजर्वेटिव आर नॉट। तो आपने क्या करना होगा, एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्योंकि इसमें 3 में तो दिए हुए ही नहीं है, इसमें 2 डायमेंशन में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक को ले लो पी और एक वैल्यू को ले लो क्यू, और उसको एक को किसके रिस्पेक्ट से करोगे, पी को आप करो वाई के रिस्पेक्ट से और क्यू को करो आप एक्स के रिस्पेक्ट से। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाई 2x e की पावर x एक्स स्क्वायर वाई e की पावर एक्स वाई, वैसे ही इसको भी कुछ सेकंड क्वेश्चन को ऐसे ही सेम एज इट इज करना होगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप देखिएगा कि ये जो p की वैल्यू पूरी है आप इसको किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, y के रिस्पेक्ट से, और ये इसको x के रिस्पेक्ट से करेंगे। ये देखिएगा इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट से हो रहा है, ये x के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि जब मैं x के रिस्पेक्ट से करूंगा ना, दो वैल्यू आपस में प्रोडक्ट हो रही है। जब प्रोडक्ट हो रही है तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, डॉट प्रोडक्ट का, और जो y की टर्म है y इक्वल्स टू 0 कीपिंग कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगी। तो ये जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। ये आपका इस कंजर्वेटिव फील्ड का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप